स्वागत है आज के आखिरी वीडियो में। किसी भी घटना के बहुत सारे कारण होते हैं। कोई भी घटना, चाहे किसी तरह की भी कोई घटना हो, वो कोई आइसोलेशंस में तो नहीं पनपती, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। और ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे भी इसी तरह से होता है। कुछ एक तत्कालिक कारण होते हैं। तत्कालीन कारण का मतलब इमीडिएट कॉजेज़ होते हैं, और कुछ एक दीर्घकालिक या लॉन्ग टर्म्स होते हैं। अगर 1857 की जो पूरी की पूरी क्रांति हुई, जिसको गदर कहा गया, किसी के द्वारा आज़ादी का पहला मूवमेंट, उसके भी कुछ एक इमीडिएट रीजंस थे, जैसे कारतूस वाला या सैनिकों का जो सिपाही या सिपाही का जो अनरेस्ट था, वो प्रमुख कारण था। लेकिन लॉन्ग टर्म कारण भी कुछ थे। भारत के लगभग हर एक वर्ग में, अलग अलग समुदायों में अंग्रेज़ों की नीति को लेके, उनकी आर्थिक नीति, उनकी सामाजिक नीति, उनकी धार्मिक नीति, उनका जो शोषण था, उसको लेके समाज के अलग अलग हिस्सों में रोष था, और उस रोष का ही परिणाम ये क्रांति हुई। तो देखिए, पहली वाली जो प्रेजेंटेशन थी, इससे पहली वाली, उसमें हमने फैक्ट्स के बारे में बात करी। देखिए, सूचनाएं तो जो बातें हमने आज आपके साथ शेयर करी हैं 1857 के रिवोल्ट की, ये 8th के क्लास का सिलेबस है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ, कौन कौन थे, कौन इसको हेड कर रहे थे, ये सारी सूचनाएं आपको किताबों में मिल जाएंगी। और सूचना तो आजकल इंटरनेट पे भी मिल जाती है। तो अब जब हम लर्नर के रूप में बढ़ते हैं, तो सूचनाओं को प्रोसेस करना और सूचनाओं के आधार पे समझ बनाना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं 1857 को लेके जो समझ आपकी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ लिटरेचर के अलावा 3 चीज़ें, एक किताब नहीं है विलियम डैरेनफील्ड की, मेरे पास 3 ये चीज़ें हैं मैं जिनकी मदद ले रहा हूँ। भारत गांधी के बाद, इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा, और इंडियन स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंट, बिपिन चंद्रा की किताब, और जिसका पहला चैप्टर ही 1857 से शुरू होता है, ठीक। तो पहला जिसका चैप्टर ये है कि फर्स्ट मेजर चैलेंज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और तीसरी किताब है हमारी सुमित सरकार की, और जो तो 1885 से ही शुरू होती है। तो अभी तक हमने सूचनाएं देखा। अब हम सूचनाओं को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये सूचनाएं किस तरह से हम इसको एक अलग अलग संदर्भ में देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो अंग्रेज़ों की नीति थी, उसके कारण से असंतोष था भारतीयों में। नीति क्या थी? जो उनका शासन प्रशासन था, उसके खर्चे के लिए पैसा क्या करते थे? वो भारतीयों से वसूल करते थे। कैसे? हमारी लैंड, अपनी लैंड पे हम फसल उगाएंगे, उस लैंड से अंग्रेज रेवेन्यू लेते थे, बहुत हाई रेवेन्यू लेते थे। उसी रेवेन्यू से, किसानों से ही टैक्स उनका आता था, उसी से वो अपना खर्चे चलाते थे। यानी अंग्रेज़ों की शान शौकत, अंग्रेज़ों के जो सारे खर्चे थे, वो खर्चे कहाँ से आते थे? भारतीयों से। आप समझ रहे हैं? तो वो टैक्स लगेगा तो किसकी स्थिति खराब होगी? आम इंसान की। जैसे लिखा है कि जब, अगर आपने मूवी देखी होगी, लगान करके एक मूवी है, तो उसमें देखा फसल खराब हो जाती है। याद है आपको? फसल खराब होती है, क्रिकेट का मैच होता है, कुछ इस तरह का है। जब फसल, और किसान की फसल तो खराब होती है, पहले तो आज की तरह न नलकूप थे, सिंचाई की व्यवस्था थी, न ऐसा सिस्टम्स था। पुराने वक्त में जब फसल खराब होने के बाद जमींदार लगान माफ़ कर देता, कहता लगान का मतलब उस गांव का एक जमींदार होता था। ये भारत का फ्यूडल सिस्टम्स है, सामंतवादी सिस्टम्स। कभी कभी वो लगान माफ़ कर देता था। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट, रैयत बाड़ी, महल बाड़ी, ये सब आप पढ़ेंगे 8th 9th में सब आता है। उन्होंने सिस्टम लाए। इस सिस्टम में था कि गाँव एक बंदे से कह दिया कि हम आपसे टैक्स लेंगे, हमें इस गाँव से इतना अनाज चाहिए, इतना पैसा चाहिए, आपकी मर्जी है आप लोगों से कितना लो। तो कभी कभी तो जो जमींदार होते थे वो लोगों से बहुत टैक्स लेते थे, कभी कभी वो बेचारे कम लेते थे, मौसम खराब होने के कारण है कि इसके कारण से महाजन को भी परेशानी होती थी, किसान को भी उधार लेना पड़ता था। एक बार जब वो उधार में फंसता, वो कभी नहीं निकल पाता, और इस तरह से किसान बुरी तरह से अपनी जमीन से बेदखल हो गया। बिपिन चंद्रा कहते हैं, उनकी किताब से लिया गया है। किसान के हाथ से ज़मीन निकल ली थी, दूसरी तरफ जमींदार के हाथ से भी। जब एक जमींदार पैसा नहीं दे पाता था अंग्रेज सरकार को, तो उससे ज़मीन छीन लेते थे। तो उस गांव का जमींदाराना हक, यानी उस गांव में जो, क्योंकि ज़मीन उस समय प्रोडक्शन का मेन कारण ज़मीन था, जिसके पास ज़मीन है वही सब कुछ है। तो ज़मीन से अगर आप वसूल करके पैसा अंग्रेज़ों को नहीं पहुंचा पाए विद अ डेफिनेट टाइम, तो इसका मतलब वो ज़मीन दूसरों को दे देती थी। हाथ से कपड़े बुनने वाले बुनकर, दस्तकार, ये सब परेशान थे। क्यों थे? क्योंकि विदेशों से माल आना शुरू हो गया था। मशीन से बना हुआ माल सस्ता होता और इसका बड़ा बुरा असर पड़ता। दूसरा था कि धीरे धीरे क्या हुए, रजवाड़े और जमींदारी घटती गई। तो जो राजा थे, इन लोगों के काम, आदमी लोग घटते गए, वो इनसे नाराज़ हो गए। बुनकर भी जो बेचारे थे, उनसे कपड़े खरीदे जाते, पहले तो उनको परेशान किया जाता था। गोमस्ता करके कुछ एक शख्स था, अगर आप पढ़ोगे आगे क्लासेज में, उनसे सस्ती कीमत पे ख़रीदा जाता, उनको एडवांस दिया जाता, उनको मजबूर किया जाता कि अंग्रेज़ों को ही बेचें। सारे के सारे लोग समाज में परेशान थे। ये बहुत सामान्य सी चीज़ें हम पढ़ते हैं। बिपिन चंद्रा इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी, इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। क्या थी? अंग्रेज में एक लॉर्ड डलहौजी आया 1855 पे। उसने अलग अलग एक्सक्यूजेस बना के जो भारत के रजवाड़े थे, राजा थे, उनकी लैंड छीनी,
और लोगों का राजा के प्रति बड़ा रुझान था। आपको याद होगा झांसी की रानी, उनसे कहा कि आप, उनकी दो पॉलिसीज़ थी, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस और एक था सब्सिडरी अलायंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस है कि अगर आपका लड़का नहीं है तो आप कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते, अंग्रेज सरकार से पूछोगे और वो ज़मीन और जो आपका राज अंग्रेजों पे चले जाएगा। और सब्सिडरी अलायंस ये थी कि अंग्रेज मजबूर करते अलायंस बनाने के लिए, उस राजा से कहते सैनिक भी हमारे रहेंगे आपके दरबार में, सेना का खर्चा भी आप दोगे और धीरे धीरे उस राज्य पे कंट्रोल कर लेते। ऐसा बिपिन चंद्र ने कहा। तो ये भी एक नीति है जिससे कि राजा रजवाड़े अंग्रेजों से नाराज़ थे। और दूसरा, वो लोग क्या करते थे, लोगों से बहुत टैक्स लेने लगे, तो लोग बहुत नाराज़ हो गए। स्थायी बंदोबस्त, जो मैंने कहा परमानेंट सेटलमेंट से लोग नाराज़ हो गए। पंडित और मौलवी को पहले राजा लोग वजीफे देते थे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे राजाओं ने ज़मीन दी। जैसे जिस एरिया से मैं नानकता से बोल रहा हूँ, यहाँ गुरुद्वारा की जो ज़मीन है ये रामपुर के नवाब ने दी है, तो ये इस तरह से दी जाती थी। तो राजा ज़मीन नहीं दे पाए इन लोगों को, ये लोग भी नाराज़ हो गए, राजा से नहीं अंग्रेज सरकार से, कि अंग्रेजों के आने से हमारा सिस्टम, मौलवी हों चाहे पंडित हों। और जब भी ना किसी, ऐसा बिपिन चंद्रा कहते हैं कि जब भी किसी शासक के खिलाफ लोग खड़े होते हैं ना, एक बार परेशानी होती है, जब एक बार सेना शुरू कर देती है तो समाज के अलग अलग लोग आ गए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। प्रोफेसर इरफान हबीब हैं, ये मध्यकाल के मेडिवल पीरियड्स के सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं हमारे समय के, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इनको बोला जाता है। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस वो होते हैं जो लोगों पे लिखते हैं, राजा रानी, बड़ी बड़ी घटनाओं पे नहीं, आम जनता पे, महिलाओं पे, समाज पे लिखते हैं ये लोग। तो 1857 से पहले के जो विद्रोह हुए, ये कहते हैं इरफान हबीब, उससे देखते हुए कहा जा सकता है यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को इरफान हबीब कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। और किसी भी दुनिया के औपनिवेशिक देश जिसको अंग्रेज ने, फ्रेंच ने, डच ने गुलाम बनाया हो, ऐसे किसी भी देश में इतना बड़ा रिवॉल्ट कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट कभी नहीं हुआ। 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है, इसके बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। एक तो कंपनी का रूल खत्म किया। मैंने आपको बताया कि 1757 के प्लासी के बैटल पे कंपनी आती है और 1857 तक कंपनी रूल करती है। अब क्या कर दिया गया, क्योंकि ये लगा कि भारत में कंपनी के कारण गड़बड़ हुआ है, कंपनी से सारा शासन ले लिया गया और महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया। तो सीधे सीधे एक 30-35 साल की महिला जो विक्टोरिया थी, उसके अधीन भारत का पूरा शासन आ गया। भारत के 30 करोड़ लोगों का भाग्य वो महारानी तय करती थी। अंग्रेजों की पॉलिसी इंडियन स्टेट को लेके बहुत खतरनाक हो गई। कुछ कुछ स्टेट पे इंटरफेयर नहीं किया, कहीं कहीं उन्होंने स्टेट्स को लेके बहुत सप्रेस पॉलिसीज़ करी। पेशावर और मुगल रूलर तो पता ही है आपको, ठीक है। अभी बात करी, लास्ट मुगल रूल को रंगून भेज दिया गया। ऐसे ही पेशावर जो मराठाओं में होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया। आर्मी को रीऑर्गेनाइज़ किया गया, महत्वपूर्ण चेंजेज किए गए, कुछ भारतीयों को प्रमोशन भी दिया गया, और इस तरह से किया गया कि अंग्रेज और उनका कम अनुपात सही रहे, जिससे कि भारतीय भविष्य में बगावत न कर सकें। इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन और खूब भारत का आर्थिक शोषण किया गया, जिसको ड्रेन्स थ्योरी बोलते हैं, कि भारत के संसाधनों का शोषण किया गया। और भारत में इन शोषणों के खिलाफ एक फीलिंग आई जिसको हम बोलते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे 1942 आज का दिन, अगस्त क्रांति, तो वो उसका एक्सटेंशन था एक तरह से। और अंग्रेज़ों के समझ में आ गई कि जब ये हिंदू और मुसलमान आपस में इकट्ठे हो जाएंगे इस देश के लोग, तो ये देश बड़ा खतरनाक हो जाएगा, इससे जीता नहीं जा सकता, इसलिए इनके बीच में कुछ मतभेद करो, इस देश को तोड़ो। और ये रूल और डिवाइड पॉलिसी आज भी हमें दिखती है। तो अंग्रेजों ने इसके बीज बोए और हम भारतीय इसके शिकार हो गए। प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं कि जब ये विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया कि रेलवे बढ़ाई, जिससे कि जल्दी से जल्दी सेना एक जगह से दूसरी जगह भेजा। याद है आपको, अम्बाला से सेना भेजी थी, छाप प्रिंटिंग प्रेस बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, भारतीयों ने भी इसका फ़ायदा उठाया। और इससे पहले कभी ये ख्याल नहीं आया था कि पूरा देश में हिंदू कितने, मुसलमान किसमें है। तो अंग्रेजों ने भी ये सारी चीज़ें और भारतीयों ने भी देखना शुरू किया, तो एक तरह से प्रॉब्लम हुई। ये कहता है इरफान हबीब का ये कहना है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कोई ये कहे कि हाँ हिंदुओं ने कहा हो कि सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने के लिए मुसलमानों का साथ ले रहे हैं और जीतने के बाद उनको अलग कर देंगे ना, कभी मुसलमानों के ऐसे कोई बयान नहीं मिलते हैं। दोनों संप्रदायों में ये सहमति थी कि हिंदू और मुसलमान में अंतर है, लेकिन हम साथ रह सकते हैं, हम साथ रहे हैं। किसी को लेके किसी के मन में ऐसा भय नहीं था। तो ये तो शुरुआत थी, लेकिन अलग अलग मत हैं। एक प्रोफेसर BN दत्ता है, वरिष्ठ इतिहासकार, वो कहते हैं कि भारतीय क्यों हारे, सबसे बात थी कि हमारे में कोऑर्डिनेशन नहीं था, एकता नहीं थी। क्योंकि आपको याद है इस क्रांति की डेट से पहले ही मंगल पांडे ने बंगाल की बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया था। और दूसरा, संसाधनों की कमी। अंग्रेज़ दुनिया के सबसे पावरफुल देश था उस समय, दुनिया में जिसका सूरज कभी नहीं छिपता था, जिस अंग्रेज़ का जिसका झंडा कभी नहीं झुकता था। हर दुनिया के किसी न किसी हिस्से में दिन होता था जहाँ अंग्रेज़ का शासन था। उन अंग्रेज़ों से आप कैसे लड़ोगे? तो ये हमारे पास संसाधनों की कमी थी। विलियम डैरेम्पिल्स एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार। अभी उनकी बुक आई है 2019 में, द एनार्की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पे।
और इनकी बहुत फेमस किताब है वाइट मुग़ल, द लास्ट मुग़ल और द राइज ऑफ द किंग। अफगानिस्तान पे इनने लिखी है किताबें। इनने कहा है कि 1857 का विद्रोह दुनिया में, और ये खुद अंग्रेज हैं, ये कहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत और उपनिवेशवाद व्यवस्था के खिलाफ 19वीं सदी का सबसे बड़ा विद्रोह था। इतना बड़ा विद्रोह कहीं नहीं हुआ। तो इसने कहा दो इसमें चेंजेज आए। पहला तो ये हो गया कि इसमें ये कह सकते हैं कि मुग़ल बादशाह का अंत हो गया, मुग़ल ख़त्म ही हो गया। और दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी ख़त्म हो गया। अब भारत में सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन, अंग्रेजी राज्य और ब्रिटेन की संसद एक तरह से भारत के मामले को देखने लगी। तो रानी का मतलब वही है कि ब्रिटेन के सरकार के पास पूरा का पूरा आधिपत्य आ गया। वो कई विलियम डैरेनफिल्ड्स कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, और बड़ी संख्या में बहादुर शाह जफर के साथ हिंदू सिपाही थे। और लेकिन 1857 के बाद जो ये गंगा जमुना संस्कृति थी, गंगा जमुना संस्कृति का मतलब है दो हिंदू और मुसलमान समुदाय आपस में जैसे रहते थे, ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया, क्योंकि भूखमरी आई, गरीबी आई, अंग्रेज़ों ने शोषण किया। तो हिंदुओं ने मुसलमान को, मुसलमान ने हिंदुओं को इसके लिए उन्होंने दोष दिया, ये समझ सकें कि वास्तव में क्या हो रहा है। तो ये एक सांप्रदायिक पॉलिसी शुरू होती है। ये कहा गया, इरफान हबीब ने कहा कि जो लास्ट मुग़ल शासक थे उनके बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में कहा, वो महान शायर, बहुत अच्छे शायरी लिखते थे और कमज़ोर शासक थे। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग जितने लोग शामिल थे, लाखों, कुछ ये लाख सवा लाख लोग में थे, इनमें 85% लोग हिंदू, ब्राह्मण, राजपूत, सवर्ण थे। तो हिंदू मुस्लिम का कोई सुनी था, सब ने अपना राजा, अपना महराजा उस 82 साल, मैंने पीछे सन खराब गलत बोल दिया था, 82 ईयर्स के ओल्ड बादशाह को अपना नेता माना। ये कहते हैं कि सावरकर और कुछ राष्ट्रवादी प्रभाव के इतिहासकार ये मानते हैं कि झांसी की रानी और मंगल पांडे के नामों पे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम उन लोगों का भी था, लेकिन 1,39,000 की सेना में से 1 लाख सिपाही मुग़ल बादशाह को अपना नेता मानते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत ही सामंजस्य और गंगा जमुनी संस्कृति की जो एक तहजीब थी कि हम साथ में रहेंगे, वो पूरा का कल्चर था। और जैसे इरफान हबीब कहते हैं, उस समय के उर्दू के अखबारों को देखें तो उर्दू के अखबार क्या कहते थे, विद्रोहियों को हिंदुस्तान का सिपाही कहते थे। उन्हें विद्रोही नहीं कहते थे, अंग्रेज़ तो कहते थे उनको म्यूटनी, वो विद्रोही हैं। और हमारी सेना कहा जाता था। तो देश में एक हिंदुस्तान की भावना, पहली बार जो मैं आपसे कह रहा था, इससे पहले इस तरह की भावना नहीं थी कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो पहली भावना यहाँ से शुरू होती है। तो इसके साथ ही ये सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हम ये समझें कि 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो वो भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था। उसने भारतीयों के बीच में एक पहचान, हमारा देश, हमारी पहचान, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स, धर्म से परे, एक तो ये भावना करी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे महिलाओं के बारे में कहते हैं, बिपिन चंद्रा कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। महिलाओं की उसमें क्या, झांसी की रानी, और आप 2-4 लोगों के नाम ले सकते हैं, बेगम हजरत महल लखनऊ में। लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या हो सकती है उस समाज में, आप समझ ही सकते हैं। जब अभी ये हालात हैं, तो इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, तो महिलाओं की इस तरह की भागीदारी नहीं थी। लेकिन इसके बाद और भी विद्रोह हुए, ट्राइबल्स विद्रोह हुए, और भी बहुत सारे विद्रोह हुए जिनके बारे में पढ़ा जा सकता है। और आपका काम यही है कि आप इन सारी डिबेट से पढ़ें और सीखें इस पूरे मूवमेंट्स के बारे में। तो ये अच्छी किताब है जो आप पढ़ सकते हैं, इंडिया आफ्टर गांधी, अंग्रेजी में रामचंद्र गुहा, इंडिया द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। और सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया, आप इनको पढ़िए। और आज़ादी का जो पूरा ये जश्न का पखवाड़ा हमारे ग्रुप में चला है, और भी इसको आप मजबूत कीजिए अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ, और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, वही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।